तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? GF, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स यानी जो आपका स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है जी। तो फाइन मोटर स्किल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा उदाहरण फाइन मोटर स्किल्स का होगा? मोटर स्किल्स में आते हैं ये दोनों स्किल्स, और मोटर स्किल आता है फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। इतनी बात क्लियर है हमको? तो उदाहरण पहचानना है किसका? सूक्ष्म गतिक कौशल का। पहला ऑप्शन है रनिंग ऑन रोड यानी सड़क पर दौड़ना। दौड़ने में हमारी बड़ी मांसपेशियां हमारे शरीर की इस्तेमाल होती हैं। ज्यादा जो इस्तेमाल है वो आपकी टांगों का है, आपके हाथों का है, यानी बड़ी मांसपेशियां तो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। स्विमिंग इन रिवर, नदी में तैर रहे हैं तब भी आप अपने आर्म्स का, लेग्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बड़ी मांसपेशियां हो गई, तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया। किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करते हुए भी आप अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हैं या फुट का इस्तेमाल करेंगे, तो जिसमें मेजर रोल किसका है? आपकी बड़ी मांसपेशी का है। लेकिन पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी जब आप धागे में मोती पिरो रहे हैं तो आपकी आंखों का और आपकी उंगलियों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन यानी समन्वयन लगेगा। मतलब हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं, छोटी मांसपेशियां मतलब बोले तो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जिसमें लगता है, चाहे वो सुई में धागा पिरोना हो, है ना, चाहे वो हमारा लिखने में हो, हमारी जो फिंगर्स की मसल है वही यूज हो रही है, या हमारा आई कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, चाहे वो जो आपका बुनाई करना हो, कढ़ाई करना हो, ये सारी चीजें, काजल लगाना हो आंख में, ये सब क्या है? ड्राइंग, पेंटिंग। तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती है बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। बात सही है नहीं है? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना जो है वो उदाहरण है किसका? फाइन मोटर स्किल्स का। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जवाब दीजिएगा फटाफट से, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो लोग ऐप में हैं कल टाइम टेबल एक बार देख लेंगे। आपकी जो क्लास है वो कल से 2 घंटे की कर दी जा रही है, 6 बजे से 8 बजे तक। तो आज ऑफ था, है ना, तो एक बार आप ध्यान रखेंगे जो लोग बैच में हैं सीटेट के। हाँ, PDF नहीं मिलता है ना टेलीग्राम पे, इस बार काफी डिले हो गया। ये विदाउट आंसर्स आपको फिर मिल जाएगा अभी जल्दी से जल्दी। ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, ए ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है सेफेलोकॉर्डल के अकॉर्डिंग। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये सिरोध पदोन्मुखी यानी या शीर्षगामी, यानी सर से पैर की ओर, ठीक है ना। तो हेड टू टो, इसको लॉन्गिट्यूडनल या लंबवत भी कह दिया जाता है, दूसरी भाषा में या टर्म्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेड टू टो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, और वो किसमें जाता है? आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल में, जो सेंटर से पेरिफेरी वाला है उसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्योंकि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करना शुरू करेगा, बाद में जनरल क्या पूरे शरीर से रोएगा, या बॉल पकड़नी है दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, बाद में 2 उंगलियों से पकड़ लेगा। तो एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर उल्टा हो गया, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, और ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में है। तो ये विकास की 2 दिशाएं हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लेटेस्ट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे हो देख लीजिएगा। डैश इज अ प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था डैश है और द्वितीयक डैश है। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आपको फैमिली नजर नहीं आ रहा होगा, तो जो लोग प्राइमरी के नाम पे फैमिली ढूंढते हुए आते हैं, अब उनको थोड़ा सा चेंज यहाँ करना पड़ेगा कि पूछा क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज कराएंगे, डोंट वरी, है ना। मैराथन सेशंस भी होंगे, बहुत कुछ है अभी होने को, डोंट वरी। कल बात हुई थी ना, इवन ऑफलाइन क्लास भी आपकी होगी, जो लोग दिल्ली में ज्वाइन कर पाएंगे, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें ए ऑप्शन 77% लोग, यानी इमीडिएट नेबरहुड, यानी जो एकदम नजदीकी आस पड़ोस है, और मास मीडिया। मास मीडिया सेकेंडरी होगा, बिल्कुल पक्की बात है, ये बात हमें पता है, द्वितीयक कारक है। प्रिंट मीडिया प्राइमरी नहीं हो सकता, मीडिया कभी भी प्राइमरी नहीं होगा। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलो सेकेंडरी हो जाएंगे, लेकिन ये तो गलत हो गया, दोनों सही चाहिए। स्कूल प्राइमरी नहीं हो सकता, फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, लॉ भी प्राइमरी नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर भी नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, और हमें पता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, भाई नेबरहुड का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर फैमिली के साथ आ जाए नेबरहुड, तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है? प्राइमरी सोशलाइजेशन की हो रही है, क्योंकि परिवार के बिल्कुल नजदीक है, इमीडिएट सराउंडिंग में है। और अगर अकेले तो क्या ही आता है, स्कूल के साथ आ जाए अगर, तो फिर क्या हो गया? आपका सेकेंडरी में आ जाता है नेबरहुड, सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में। लेकिन यहां अब हमारे पास फैमिली है नहीं, कोई और ऑप्शन मैच करता नहीं है, तो हम अपनी समझदारी से क्या लगाएंगे? इमीडिएट नेबरहुड, यानी जो सबसे नजदीकी आपका आस पड़ोस है, क्लोज्ड
लोग हैं वो भी एक परिवार की तरह रहते हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही अवेलेबल है, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, एक नंबर वैसे ही मिलेगा। तो इमीडिएट नेबरहुड क्या है, प्राइमरी हो गया, यहाँ मास मीडिया तो होता ही सेकेंडरी है। तो ए ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिससे एक मास मीडिया क्या है, वही न्यूज़पेपर हो गया आपका, और ये इंटरनेट से लेकर के जितनी भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं फोन पर, देखिएगा सोशल मीडिया साइट्स हो गई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज चिल्ड्रंस थिंकिंग बिकम्स साइंटिफिक, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है, यानी साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है। ये हम पियाजे की हर एक स्टेज में, आज थोड़ा हेडेक है मैनेज कीजिएगा, तो हम पियाजे की हर एक स्टेज में ये बात डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक थिंकिंग की बात जैसे ही हो जाए, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात, साइंटिफिक थिंकिंग लिखा हो, अमूर्त चिंतन लिखा हो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लिखा हो, आपको पता है कहां आएगा, हाईएस्ट लास्ट स्टेज में जाकर के आएगा, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं। और इसमें आप लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं, 36% लोग इतने आसान सवाल का जवाब सही दे पा रहे हैं। कई लोग हैं जो सी ऑप्शन ही कह दे रहे हैं इसमें सही। देखो सी ऑप्शन में ना लॉजिक आता है, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं आ जाती है, लॉजिक आता है, वो भी इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव थिंकिंग, जिसको आगमनात्मक चिंतन कहते हैं हम, ठीक है ना। इंडक्टिव रीजनिंग आती है, तर्क वो भी कैसा, कॉन्क्रीट मूर्त चीजों को लेकर के, जिन चीजों को वो देख सकता है बच्चा, टच कर सकता है, फील कर सकता है ना, एग्जाम्पल से रूल जाना आएगा। लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग की जब भी बात आएगी तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल। हाइपोथेटिको थिंकिंग की बात आएगी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इंडक्टिव यहां आती है, डिडक्टिव आती है फॉर्मल ऑपरेशन में, और साइंटिफिक थिंकिंग में दोनों चाहिए अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन चाहिए होगा साइंटिफिक थिंकिंग में। एक वैज्ञानिक सोच रखने के लिए सिर्फ तर्क का काम थोड़ी चलेगा। आपने सोचा होगा लॉजिक आता है सी ऑप्शन में, यानी कॉन्क्रीट में, और जहां लॉजिक आ गया वहीं साइंटिफिक थिंकिंग आ गई, नहीं, उतना डेवलप नहीं हो पाता। लॉजिक भी सिर्फ मूर्त चीजों के बारे में आ पाता है ये 7 से 11 में, है ना, वो चीजें जिनको देख पा रहे हो। जबकि साइंटिफिक थिंकिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो सामने है ही नहीं, जिनको अज्यूम करना है, जिन पे अमूर्त चिंतन करना है। तो डी ऑप्शन ही सही हो पाएगा। प्री ये 11 से 15 वर्ष हाईएस्ट जो है लेवल है, जिसमें सारी क्षमताएं आ जाती हैं। सेंसरी मोटर जन्म से 2, ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला, सिंबॉलिक थॉट या सिम्योटिक फंक्शन आपका प्री ऑपरेशनल, है ना। कॉन्क्रीट में आपको पता है कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आ जाता है। तो ये एक बेसिक सी बात थी, ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए आधे अधूरे रट्टे नहीं लगाने हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दीजिए बहुत ही तेजी से, होपफुली इसका जवाब आप एकदम सही देंगे। पोल में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, बताइएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं यहां जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया। यानी पियाजे जब कह रहे हैं कि बच्चा सीखता है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है एज पर पियाजे, है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को महत्व दिया। तो पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैचुरेशन। बायोलॉजिकल मैचुरेशन बोले तो जैविकीय परिपक्वता, यानी बायोलॉजी से आने वाली मैचुरेशन, यानी हेरिडिटी। भाई ये क्या हुआ, जेनेटिक्स को महत्व मिल रहा है यहां, या फिर मैं कहूं यहां हेरिडिटी भी लिखा होता, बात सही थी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पे भी इन्होंने बात की है पियाजे ने। तो वो जो 4 फैक्टर्स हैं MESE, इसमें तो चलो सीधा सीधा जवाब मिल गया। अगर ये सीधा बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं भी लिखा होता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन क्या है, एज के साथ जो परिपक्वता आती है, आपका दिमाग डेवलप होता है, आपका शरीर डेवलप होता है, उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, सिलेबस डिजाइन करते हैं। पियाजे ये नहीं कह रहे कि जो प्री ऑपरेशनल वाला बच्चा है उसको फॉर्मल ऑपरेशनल की एक्टिविटीज करा दो, साइंटिफिक थिंकिंग की प्रॉब्लम्स दे दो उस बच्चे को जो 7 साल का है अभी या 2 साल का है अभी। इवन आप देखते हैं जो टॉयज आते हैं, खिलौने भी आते हैं, उस पर भी लिखा होता है ये इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के लिए हैं। 5वीं क्लास का सिलेबस क्यों अलग है 10वीं क्लास से, पहले करा दें 10वीं का, बाद में 5वीं का करा दें, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी उतनी ही हुई है, उसके दिमाग का विकास, उसके शरीर का विकास, जो चीजें ऑटोमेटिकली एज के साथ अनफोल्ड होती है उसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। तो जैविकीय परिपक्वता, पियाजे जो है वो जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को, बायोलॉजी को महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगॉस्की बायोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं। ये मुख्य अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए, तो टीचर्स पर्सनैलिटी नहीं, ये उनका मुख्य मुद्दा नहीं है। टीचर्स महत्वपूर्ण है उनके लिए, लेकिन पर्सनैलिटी यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्राइवेट स्पीच की बात किसने की, रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉस्की, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं आपके वाइगॉस्की। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ऐसे सेट 2 4 6 अगर हमने लगा लिए अच्छे से, बस हो गया काम, गलती फिर होगी नहीं पेपर में। आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट, हाँ वो कोई नहीं, तुम करो, देखो एक बार लाइट फ्लिकर, हाँ करेगी वो, 1 मिनट को, ये कल ठीक कराएंगे।
देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये क्या कहता है भाई, ये कह रहा है आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एज पर स्कूल्स प्रीएम्बल, एट विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग आर्यन इज एट प्रेजेंट। यानी आर्यन अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। भाई विद्यालय की जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरह से चीजें होनी चाहिए स्कूल में, जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने की कोशिश करता है। या कोई भी जॉब अगर होती है तो आपके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहा है। यानी वो लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहता है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। तो ये फोर्थ स्टेज हो गई लॉ एंड ऑर्डर, जो कि सेकंड लेवल में आती है कोहलबर्ग की थियरी में, परंपरागत स्तर, जिसमें आपका गुड बॉय नाइस गर्ल है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो यहाँ पे स्टेज तो पूछी नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपल लेवल पूछा है। 3 लेवल है, प्री पोस्ट कुछ होता नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट तो होता है भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कैफोल्डिंग द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। यानी बच्चों को स्कैफोल्ड करने का, यानी जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। भाई किसी पे पॉइंट पर आप अटक गए तो कैसे हेल्प करेंगे, वाइगॉस्की को याद कीजिए। स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, यानी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम, हिंट देना, जहां पे बच्चा अटके वहां पे हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प है स्कैफोल्डिंग। जहां बच्चा प्रॉब्लम फील करेगा उस स्टेप पे आप मदद देते हैं। डायरेक्टली आंसर बताना स्कैफोल्डिंग नहीं होती, पूरा जवाब नहीं। पनिश कर देना बिल्कुल भी स्कैफोल्डिंग नहीं है। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सॉल्यूशंस, ये बात एकदम सही है, आंशिक रूप से हल, समस्या समाधान। बच्चा मान लो 2 स्टेप करके तीसरे स्टेप पे अटक गया किसी क्वेश्चन के, तो वहां उसको हेल्प दे दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं कोई, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि जहां बच्चे को समस्या है वहां उसको हेल्प कर दें। कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम विद इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि फालतू की इंफॉर्मेशन दे दो जिससे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाए, बच्चे को समझ में ना आए कि जवाब देना क्या है। ठीक, तो ये नहीं करना, सी ऑप्शन। इसकी बात आपके वाइगॉस्की करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादा बड़ा हो गया, इतना तो देख भी नहीं पा रहे होंगे आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि इसको टेस्ट की तरह लेके जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू एनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स लेव वाइगॉस्की एडवोकेटेड फॉर। यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, समुन्नत करने के लिए वाइगॉस्की ने किस चीज की अनुशंसा की है या सपोर्ट किया है। एक्सपोजिटरी टीचिंग होता है, ना वाइगॉस्की बात करते हैं इसकी, ना पियाजे बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है भर दिया आपने दिमाग में, बस वो है एक्सपोजिटरी टीचिंग, तो ये गलत हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं और पियाजे वाइगॉस्की क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स में तो आप कंडीशनिंग करवाते हैं, आदत डलवाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, पैसिव इमिटेशन, बच्चे को तो एक्टिव रखना है ना, निष्क्रिय अनुकरण, बस अपना दिमाग लगाए ही ना बच्चा, अगर अनुकरण करे, नकल करे तो। असिस्टेड लर्निंग इज द राइट आंसर, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। ग्रुप लर्निंग की जब भी बात आती है ना, स्कैफोल्डिंग तो खैर ये कहते ही हैं कि दी जाए बच्चे को, तो असिस्टेड लर्निंग मतलब कोई असिस्ट करे, मोर नॉलेजेबल अदर, जो ज्यादा जानने वाला योग्य है, अन्य है, जो हमसे ज्यादा जानता है वो असिस्ट करे। वो टीचर हो सकता है, वो हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तो वो असिस्ट करे, हमें हेल्प मिल जाए जहां पे हम अटके। इस बात को वाइगॉस्की बिल्कुल मानेंगे, एडवोकेट करेंगे, चाहे वो ग्रुप लर्निंग हो, पीयर लर्निंग हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, मतलब जहां भी सहयोग की बात आएगी, जहां भी असिस्ट करने की बात आएगी, वहां पे वाइगॉस्की साथ में मिलेंगे। तो असिस्टेड लर्निंग जो है यहाँ पे सही जवाब है। या आपका रेसिप्रोकल टीचिंग है कि बच्चा टीचर से सीखता है, टीचर बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, याद कीजिए किसको, जॉन डुई को। प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, तो प्रगतिशील शिक्षा मतलब जिसमें प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े इंसान, रिग्रेस ना हो, पीछे ना जाए, प्रोग्रेसिव बने। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है, स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, हाँ लर्निंग बाय डूइंग की बात है। टीचर्स एज दी फोरमोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी अध्यापक ज्ञान के सर्वाधिक भरे हुए भंडार हैं और बच्चे में वो भर देंगे, बच्चा खाली बर्तन है, ये तो अगेंस्ट है, ये तो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन कहता था। अभी चाइल्ड सेंटर्ड वे है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो बच्चे को सेंटर में रखती है, उसकी नीड्स को। स्टूडेंट्स एज पैसिव रेसिपिएंट, बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव कभी नहीं होगा। टेक्स्ट बुक्स इररेलेवेंट होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये भी कहना एकदम गलत होगा कि पाठ्य पुस्तकों का कोई रोल नहीं है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, कई संसाधनों में से एक संसाधन है, सब कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के खिलाफ हम चले जाएंगे, है ना, कि टेक्स्ट बुक हमारे काम की नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। तो विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारिता मानता है कौन, प्रगतिशील शिक्षा, कि बच्चे एक्टिव बिल्डर्स होंगे, वहां पे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आशिमा इज पॉपुलर अमॉन्ग हर फ्रेंड्स फॉर हर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर्स। आशिमा एक बच्ची है और दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता उसके अंदर है और इसलिए बहुत पॉपुलर है। मतलब सारे बच्चे उसके दोस्त हैं या उसकी बात मानते हैं लोग, मतलब पॉपुलर है, मतलब लोग पसंद करते हैं आशिमा को अपनी क्लास में या ट्यूशन में या व्हाटएवर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो दूसरों को बेहतर समझ पाती है। बात सही है। तो गार्डनर के अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी के अकॉर्डिंग, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थियरी है, आशिमा हैज हायर लेवल्स ऑफ डैश इंटेलिजेंस। किस प्रकार की बुद्धि आशिमा में ज्यादा पाई जाएगी? देखिए जब भी बात दूसरों की समझने की हो, दूसरों के मूड्स, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इंटेंशंस, मोटिवेशंस, उनके अदर्स अगर आ गया तो यहां पे मदर टेरेसा भी एग्जांपल हो सकती थी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी जब आप लोगों को समझने में अच्छे हैं, ठीक है ना। पॉपुलर कब होंगे? जब लोग आपको पसंद करते हो, कुछ तो समझ पा रहे होंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेचुरलिस्ट नहीं, यहां कोई प्रकृति की बात हुई है, म्यूजिक गाना गा के सुना रही है आशिमा, नहीं। लॉजिकल और मैथमेटिकल थिंकिंग की बात हुई है कि मैथ्स के सवाल सॉल्व कर देती है, नहीं। तो ये इंटरपर्सनल है। इंट्रापर्सनल लिखा होता तो यहीं पे कई लोग गलती कर देते। इंट्रा में सेल्फ लिखा होता, खुद की भावनाओं को समझने में अच्छी है, तो इंट्रा यानी अंतः व्यक्तिक, और अगर इंटर लिखा है तो यानी दूसरों की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपका फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग वाला। ये कहता है अ टीचर शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क्स, ग्रुप टास्क, डिस्कशंस एंड डिबेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं, यानी बच्चे क्या हैं, एक्टिव हैं। हमें यह समझ आ गया कि बच्चे क्या हैं, यहाँ एक्टिव हैं। कुल मिला के जब ग्रुप वर्क कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है, डिबेट हो रही है, तो ये सब क्या है, मतलब बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है, बच्चा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड कर रहे हैं। और टीचर को ऐसा करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई, सही हो गई। फिर आते हैं रीजन पे। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो अधिगम है वो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से परे होता है। यानी कि जिस समाज और जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लर्निंग पे। ये हम नहीं कह सकते, है ना, ये हम नहीं कह सकते। मोना अगर आप बैच में हैं तो मॉक टेस्ट आपको मिले होंगे, मैं आपको OMR दे चुकी हूं ऑलरेडी। कोई भी पब्लिकेशन ले लो मोना, एनीवन, कोई भी ले लो। आज के टाइम में थोड़ी बहुत गलतियां सब में मिलती हैं, और आप आर गुप्ता से लेके, किरण से लेके, इवन जो देशात पब्लिकेशन से लेके, जो भी मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ कोई वो नहीं है कि पर्सनल इसमें वो है। बोथ A and R कैसे सही हो सकते हैं भाई? वाइगॉस्की को भूल गए आप? वाइगॉस्की क्या कह रहे हैं, जो हमारा समाज और संस्कृति है वो स्वतंत्र नहीं है अधिगम आपका इनसे, बल्कि इनसे प्रभावित होता है। जिस समाज से, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, उस तरह के एग्जाम्पल से वो समझ पाएगा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस संस्कृति से, जिस समाज से बच्चा आ रहा है, किसी के घर में अगर कोई पिताजी उसके डॉक्टर हैं तो उस पर उस चीज का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, उसको उस तरह की कोई जानकारी ही नहीं होगी। या किसी के पिताजी हैं जो कारपेंटर हैं तो उसको उस चीज में हो सकता है थोड़ा ज्यादा पता हो, या फिर अगर आप एग्जाम्पल वैसा देंगे जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है तो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो जिस समाज और जिस संस्कृति से बच्चा आता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, प्रभावित होती है जो लर्निंग है। तो ये बात गलत है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो इतनी बड़ी गलती इतने आसान क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको डर लग जाता है ये क्वेश्चन देख के। इसमें सिंपल फंडा यही है, पहले कथन पढ़ो, देखो ये सही है या नहीं है, फिर ये बात अपने आप में सही है या नहीं है और इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, ये चेक कर लो, बात खत्म हो गई। तो C ऑप्शन इज द राइट आंसर कि A तो जो है सही है बट R सही नहीं है। दोनों फॉल्स हैं ये कहना गलत होगा क्योंकि A सही है, दोनों सही है ये भी नहीं कह सकते क्योंकि B गलत है। तो जो भी हमने पेडागोजी में पढ़ा है वही इंक्लूड, मतलब वही अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स, लड़के क्या हैं, अच्छे होते हैं किसमें, गणित में। एंड गर्ल्स आर गुड एट म्यूजिक, और लड़कियां जो हैं वो म्यूजिक में अच्छी होती हैं, यानी संगीत में अच्छी होती हैं और डांस में अच्छी होती हैं। दिस स्टेटमेंट एग्जाम्प्लीफाइज, ये स्टेटमेंट किस चीज को बढ़ावा देता है कि लड़कियां डांस में अच्छी हैं और लड़के जो हैं गणित में अच्छे हैं। फिर शकुंतला देवी कैसे अच्छी हो गई, है ना। तो या क्या सारे लड़के गणित में अच्छे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे सिंपल बात कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़ावा दे रहा है। और क्या सारे लड़के, क्या लड़कों को डांस में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, नहीं, फिर हम कहते हैं ये तो लड़कियों के जैसे रहता है ना। तो ये क्या हुआ, जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक, जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग, जो चीज पहले से चली आ रही है समाज में उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो। इसमें कोई इक्वालिटी, कोई इक्विटी, कोई पैरिटी नहीं है। पैरिटी, इक्विटी, इक्वालिटी सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। पैरिटी मतलब समता, आप दोनों को एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्टीरियोटाइपिंग को, बायसनेस को बढ़ावा मिल रहा है, एक तरफ झुके हुए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जवाब दीजिएगा।
इन ऑर्डर टू केटर दी डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, सारे बच्चे एक तरीके से सीखते भी नहीं है ना सीख सकते हैं, सब बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में भी हो सकता है, यानी भिन्नता है, जिस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है, जो इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होगी बच्चे की। तो इसलिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट लिखा है, क्या लिखा है, शुड नॉट लिखा है। अब इसमें भी कई लोग गड़बड़ कर गए हैं, है ना। बफरिंग कहां हो रहा है, आज कोई बफरिंग नहीं हो रहा, बफरिंग खत्म हो चुका है ना। अब बफरिंग नहीं हो रहा है, कल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर बफरिंग हो रही है इसका मतलब आपके इंटरनेट में कुछ ना कुछ तो पंगा है, अदरवाइज बफरिंग आपकी नहीं होगी, है ना। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, के डाइवर्स लर्निंग नीड्स को बच्चे की केटर करना है, तो कौन सा काम नहीं करना चाहिए टीचर को। प्रेजेंट द कंटेंट इन वेरियस वेज, डिफरेंट तरीके से मल्टीपल वेज में कंटेंट को, चैप्टर को प्रेजेंट करो, ये तो पॉजिटिव बात है, करनी चाहिए क्योंकि बच्चे डाइवर्स हैं, डाइवर्स तरीके से पढ़ाओ। बी ऑप्शन है बिल्ड लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे जो है लर्निंग की स्किल्स सीखना सीखें वो, और सेल्फ रेगुलेशन खुद को कंट्रोल करके अपने आप को दिशा देना सीखें कि उन्हें कितना काम करना है, क्या उनके टारगेट्स है, ये भी पॉजिटिव बात है ना। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू फ्रेम मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, कि वो मास्टर बने किसी चीज में, सिर्फ नंबर के पीछे ना भागे, बात तो सही है। लेबल एंड क्लासिफाई, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये ऐसे कीवर्ड हैं जो नेगेटिव हैं। लेबल नहीं कर सकते, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगा सकते कि तुम बहुत चैंपियन हो, तुम एकदम फुद्दू हो, ऐसी बातें हम नहीं करते, ठीक। तो ये क्या होगा, ये नहीं करना चाहिए एक टीचर को, क्यों, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, सब गणित में अच्छे हों, सब मैथ्स में अच्छे हों, जरूरी नहीं है, तो हम कंपेयर भी नहीं करेंगे। तो लेबल करना, क्लासिफाई करना, ये गलत तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, डैश इज नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी, यानी गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। आकलन क्या होता है, जो आप अभी पोल में दे रहे हैं, जवाब कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, टेस्ट कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि आपको कितना सही आता है और आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं पढ़ करके, और आप गलती कहां करते हैं, इससे पता लग जाता है। तो आकलन जो है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, किस प्रकार के आकलन से बच्चे की लर्निंग गैप के बारे में पता नहीं चलेगा कि कमी रह कहां गई है। भाई आकलन से हमें पता लगता है कि अच्छा ये बात मैंने गलत पढ़ के समझ ली थी, इसलिए आंसर गलत मार्क कर दिया, या नोट नहीं पढ़ा था इसलिए गलत मार्क कर दिया, तो वो लर्निंग गैप पता चल जाएगा। लेकिन कौन सा असेसमेंट का तरीका जिससे लर्निंग गैप पता नहीं लगता, और लर्निंग गैप के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक। तो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है कि लर्निंग गैप कहां रह गया। फॉर्मेटिव और सबमेटिव दो तरह के होते हैं। सबमेटिव में जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, इसमें बस आपकी परसेंटेज का या आपके अचीवमेंट लेवल का पता चलता है, जबकि फॉर्मेटिव में आपके फीडबैक मिलेगा, आप सीखते कैसे हैं उसका पता लगता है, प्रोग्रेस का पता लगता है। पीयर असेसमेंट, यानी आप 4 लोग हैं ग्रुप में सीख रहे हैं, तो पता लग जाएगा कहां गैप है, भाई मुझे भी समझा दे, यहाँ इस स्टेप पे दिक्कत हो रही है समझने में, तो ये भी फीडबैक का काम करेगा। सेल्फ असेसमेंट, जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, है ना, तो इसमें भी पता लग जाएगा कमी कहां रही है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है उसमें सीधा रिजल्ट आता है, उसमें यहां सुधार की संभावना बचती नहीं है। तो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, भाई यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, सीटेट का एग्जाम हो रहा है, कहीं और किसी और एग्जाम जिसमें 10 लाख लोग एक साथ बैठ रहे हैं, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, किसी को पड़ी नहीं है कि लर्निंग गैप कहां रह गया, वो आप खुद सोचो बाद में, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बड़ी पॉपुलेशन एक साथ देती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक थिंकिंग, बच्चों में समालोचनात्मक थिंकिंग को बढ़ावा कौन से एक क्वेश्चन से मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 523 बाय 62, यानी 523 को गुणा कर दो 62 से। तो ये तो सिंपल एक फॉर्मूला लागू किया, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग लगी है बच्चे की, कोई दिमाग पे जोर पड़ा, कुछ अपनी थिंकिंग लगानी पड़ी, नहीं, या तो फॉर्मूला आता होगा या तो नहीं आता होगा, या तो गुणा करना आता होगा या तो नहीं आता होगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, अब या तो ये पता होगा या तो नहीं पता होगा, यस और नो वाला क्वेश्चन है ये तो, या फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिकॉल बेस्ड, इसमें थिंकिंग थोड़ी लग रही है, रिकॉलिंग लग रही है कि रिकॉल करना है, दिमाग में याद है भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ। जब दिमाग में जो है उससे कुछ नया बनाना पड़े, कुछ सोचना पड़े, तब क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, जब आप हर एक पक्ष को सोच पाए, किसी चीज के, किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, अब ये भी या तो पता होगा, अब आप थोड़ी ना कि हम यहां से आज गंगा निकालेंगे, शिवजी बन गए, वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहां पे आपको बस पता होना चाहिए कि कहां से है ओरिजिन, इसमें आपने अपनी थिंकिंग थोड़ी लगाई, आपकी मेमोरी यूज हुई, इसमें थिंकिंग कोई यूज नहीं हुई।
डी ऑप्शन है हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी, यानी आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। अब ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते, वन वर्ड आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सोच करके समझ करके क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग अपनी लगानी पड़ेगी कि प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। मिलेगा तालिब। तो इसमें आपको खुद सोचने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके, तो हर एक पक्ष पे आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी।